कर ले, क्या कि रिकॉर्डिंग में सही नहीं आ रहा। हाँ जी, तो प्रोसेस कॉस्टिंग कैसे काम करती है, एक बार एक अनीस भाई है क्या उधर? अनीस भाई नहीं है, चलो कुछ नहीं। तो वकार भाई एक बार मेरे को थोड़ा अपनी अंडरस्टैंडिंग से बताइए कि आप प्रोसेस को क्या समझते हैं, प्रोसेस कॉस्टिंग क्या है? प्रोसेस कास्टिंग का भी माइंड में नहीं है, मगर इसका इतना आइडिया है कि जब मटेरियल प्रोसेस हो रहा होता है तो उसमें क्या क्या कॉस्ट इंकर्ड होती है। मतलब आपने ऐसा लेमैन वाला आंसर दिया है जो बच्चे समझ नहीं पाएंगे। ठीक है। और ये प्रणब भाई, आप प्रोसेस कॉस्टिंग से क्या समझते हैं, थोड़ा अपना आइडिया दीजिए। हेलो। हाँ भाई, जैसे कि प्रोसेस कॉस्टिंग आपने कहीं ना कहीं पढ़ा होगा किसी ना किसी लेवल पे। आई जस्ट वांट टू हैव अ नॉर्मल लाइक टोटल बेसिक अंडरस्टैंडिंग दीजिए कि आप प्रोसेस कॉस्टिंग से क्या समझते हैं। जी, कोई भी बिजनेस में बिजनेस करने के लिए कुछ भी प्रोसेस भी होगा, जैसे कि मैन्युफैक्चरिंग या फिर प्रोडक्शन, रिसर्च, तो उन सब का कुछ ना कुछ तो प्रोसेस होता है ना। तो इनके कैसे बोलेगा, ब्रेकडाउन लेवल में कुछ भी प्रोसेस भी होता है, तो उनका कॉस्टिंग के बारे में ही होगा। चलिए, एक तो हो गया। उसके बाद रोशन भाई, गुड इवनिंग, कैसे हैं? प्रोसेस कॉस्टिंग को कैसे आप डिफाइन कर सकते हैं, वो क्लास 5 में। अच्छा, नहीं एबीसी वो मैं ये है, उसका नाम होता है एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग। वो ओवरहेड एलोकेशन का मॉडर्न टेक्निक है। चले कमाल भाई, प्रोसेस कॉस्टिंग रोशनी डालें। प्रोसेस हाँ प्रोसेस कमाल भाई। कॉस्टिंग वो प्रोसेस कॉस्टिंग वो कॉस्टिंग होती है जो कई प्रोसेस के बाद होने के बाद तैयार प्रोडक्ट होता है। जैसे कि यान होती है, कोई कपड़ा होता है, वो कई प्रोसेस से होता है, वो डाइंग डिपार्टमेंट में भी जाता है। उसमें जो कई प्रोसेस में होने के बाद जो उसके ऊपर जो कॉस्ट आती है, जो उसकी कॉस्टिंग होती है, उसे प्रोसेस कॉस्टिंग कहते हैं। अब तो ये होमोजेनियस प्रोडक्ट के लिए होती है ये प्रोसेस कॉस्टिंग। सर मैं थोड़ा सा डिफाइन करूं। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, मैं आपके पास आ रहा था, आइए बताएं। प्रोसेस कॉस्टिंग वो कॉस्ट होती है जो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट कलेक्ट करती है और उसको जो है ना फाइनल प्रोडक्ट को जो है ना ट्रांसफर होती है। सुपर। अनस भाई, रोशनी डाले। भाई साहब, रोशनी डाले। गिव सम लाइट ऑन प्रोसेस कॉस्टिंग। हेलो। यस यस रोशनी यस। मतलब प्रोसेस कॉस्टिंग कैसे काम करती है, हाउ इट्स वर्क्स, प्रोसेस कॉस्टिंग से आप क्या मतलब समझते हैं? प्रोसेस कॉस्टिंग मतलब a company doing the manufacturing through many processes. So it's going from one process to another process to another process like this wise. I think this is what is called a process costing. The costing of this process. चलो, मतलब सही है बट थोड़ा सा। अच्छा अच्छा, सारा आप भी बता दे।
जी प्रोसेस कॉस्टिंग। देखिए सबसे पहली बात होती है कि यहाँ पे सब आदमी का एक जो जनरल लाइन ये था कि यहाँ पे कॉस्ट जो होता है वो एक प्रोसेस से दूसरे प्रोसेस को चार्ज कर दिया जाता है, और फाइनली जब सारे कॉस्ट एक्यूमुलेट होते हैं तो फाइनल प्रोडक्ट में वो कॉस्ट हम लोग को मिलते हैं। पर ये यूज कहाँ पे होता है? ये यूज वहां पे होता है जब आप एक तरह का प्रोडक्ट बनाते हैं जिसको हम लोग होमोजीनियस प्रोडक्ट बोलते हैं। दूसरा ये यूज कहाँ पे होता है? जब आपके कोई कॉम्प्लेक्स प्रोसेस कॉम्प्लेक्स प्रोडक्ट है तो आप क्या करते हैं, उसकी सारे जो उसकी मैन्युफैक्चरिंग के जो प्रोसेस है आप उसको स्प्लिट कर देते हैं, और हर डिपार्टमेंट को हर प्रोसेस को कुछ ना कुछ काम आप असाइन कर देते हैं। तो अभी जैसे हमारे कमाल भाई ने एक एग्जांपल दिया था कि चलो एक क्लॉथ बनाते हैं, क्लॉथ बनाने में हम क्या क्या एक्टिविटीज करते हैं, सारे एक्टिविटीज को हम एक डिपार्टमेंट मानेंगे या प्रोसेस मानेंगे, और हम देखेंगे कि हमारा कॉस्टिंग कैसे कैसे होता है। तो देखिए उन्होंने सबसे पहले लाया कि हमने यार्न लाया, यार्न की वीविंग करी, फिर वीविंग के बाद हमने उसकी स्टिचिंग करी, ठीक है जी, स्टिचिंग करी होगी। उसके बाद जो स्टिचिंग या टेलरिंग जो भी होता है स्टिचिंग करी, उसके बाद हम उसको फिनिशिंग, हम ज्यादा प्रोसेस में नहीं जाते क्योंकि मेरे को टेक्निकल क्लोथिंग का पूरा आइडिया नहीं है, तो हम ज्यादा इसमें नहीं जाते। बट हम ये जान रहे हैं कि अगर कोई कंपनी अगर कपड़े की मैन्युफैक्चरिंग में रहती है तो एक बंदा बैठ के सारा काम तो नहीं करता, उसने अपने अपने सारे डिपार्टमेंट बनाए होते हैं, हर डिपार्टमेंट का एक अपना अपना काम होता है, और वो डिपार्टमेंट उस प्रोसेस को कंप्लीट करके दूसरे को देती है। ऐसा होता है मुझे पता ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है जी, प्रोसेस कॉस्टिंग में बोलता है अकुमुलेटेड कॉस्ट करते हैं या सर्विस करते हैं बाय प्रोसेस या डिपार्टमेंट, यानी कि कॉस्टिंग दम मटन से रोटी और हैदराबादी मटन। ठीक है जी, एक्यूमुलेट करते हैं हम अपने कॉस्ट को प्रोडक्ट पे और सर्विस पे। ठीक है, प्रोडक्ट करते हैं, प्रोडक्ट पे या सर्विस पे करते हैं, बाय प्रोसेस और डिपार्टमेंट के थ्रू करते हैं। यहाँ पे क्या करते हैं, देन असाइन द कॉस्ट टू द लार्ज नंबर ऑफ द आइडेंटिकल, यहाँ पे भी आइडेंटिकल वर्ड यूज हुआ, एक साथ में प्रोसेस में डाल के कंप्लीट कर रहे हैं, यानी बैच लेवल में प्रोडक्शन हो रहा तो डिपार्टमेंट 1 कुछ काम करता होगा, फिर डिपार्टमेंट 2 कुछ काम करता होगा, और फाइनली जाके डिपार्टमेंट 3 में जाके सारे कॉस्ट अकुमुलेट हो जाएंगे और वहां पे हमारे सामान की कॉस्टिंग होगी। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे एक सबसे बड़ी बात क्या होती है, यहाँ पे एक से ज्यादा डिपार्टमेंट या प्रोसेस होते हैं, दूसरा यहाँ पे मास स्केल ऑफ प्रोडक्शन होता है, तीसरा जो है अपना होमोजीनियस प्रोडक्ट होता है, चौथा हर डिपार्टमेंट अपने कॉस्ट को ट्रांसफर कर देता है एक्सेप्ट द फाइनल वन, क्योंकि फाइनल वन में हम अपने कॉस्ट को क्या करते हैं जी, एक्यूमुलेट करते हैं। तो आइए हम लोग एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं फर्स्ट, उसके बाद हम लोग बात करेंगे कि और इसकी कॉस्टिंग कैसे कैसे होती है। तो देखिए जैसे मान लीजिए कि हम एक डिपार्टमेंट है, यहाँ पे हम लाके रॉ मटेरियल, लेबर और मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड को यहाँ पे लाके जमा किया, और यहाँ से वर्क इन प्रोग्रेस से बाद से जो है फिनिश गुड्स में जाएगा, फिनिश गुड्स से कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड बन जाता है। तो ये एक जनरल सा प्रोसेस है। ठीक है, तो अभी हमने क्या किया जी, WIP ऑफ ए लाया था, उसके बाद डिपार्टमेंट बी को दिया, डिपार्टमेंट बी ने क्या किया, चूंकि यहाँ पे 2 प्रोसेस में काम हो रहा है, एक डिपार्टमेंट ए काम कर रहा है, दूसरा डिपार्टमेंट बी काम कर रहा है, दोनों का काम करके जो फाइनल प्रोडक्ट बनता है, इसीलिए तीसरा कॉस्ट जाके ट्रांसफर हो जाता है जी फिनिश गुड्स पे। तो इस तरह से हमने काम करनी है। तो ये क्वेश्चन एक बार खाली ऐसे ही आप अपने, बस एक बार मैं इस क्वेश्चन को रीड कर लूं, फिर मैं आपको इस क्वेश्चन के साथ में प्रोसेस कॉस्टिंग समझाऊंगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हमने क्या किया जी, हमने बोला है कि एक प्रोडक्ट जो होता है पास होता है 3
तीन प्रोडक्शन प्रोसेस से पास होता है, तीन प्रोसेस से पास होता है। बोलता है द आउटपुट ऑफ द ईच प्रोसेस इज ट्रीटेड एज द रॉ मटेरियल ऑफ द नेक्स्ट प्रोसेस, यानी पहला प्रोसेस का जो आउटपुट है वो दूसरे प्रोसेस का इनपुट हो जा रहा है। उसके बाद बोला है देन इज ट्रांसफर्ड दैट आउटपुट टू द फाइनल थर्ड प्रोसेस, और वहां से थर्ड प्रोसेस के बाद ये फाइनल प्रोडक्ट बन जाता है। तो मान लीजिए प्रोसेस 1 है, प्रोसेस 2 है और प्रोसेस 3 है, तीनों प्रोसेस का हमारे पास इंफॉर्मेशन दिया हुआ है। मटेरियल पहले प्रोसेस ने लगाया 40,000 का, 6,000 का लेबर लगाया और 10,000 का ये लगाया। इसका मतलब पहले प्रोसेस ने खर्च कितना किया जी? 40, 10, 50 और 56,000 रुपया का पहले प्रोसेस ने खर्च कर दिया जी। इस 56,000 के कॉस्टिंग में किसी को दिक्कत है तो बोलिएगा। प्रोसेस 1 की जो कॉस्टिंग है जी 56,000 है, इस पे कोई दिक्कत है तो बोले। रॉ मटेरियल, लेबर और मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड ये तीनों मिला के उसने क्या कर दिया जी, यानी कि 40,000 का, 6,000 का और 10,000 का, तो ये टोटल हो गया जी 56,000 का। इसने कॉस्टिंग तो कर ली है, पर अब आगे हम देखेंगे कि इसका काम कैसे हो रहा है 56,000 का। फिर प्रोसेस 2 में जब ये गया है तो प्रोसेस 2 में तो ये वाला ट्रांसफर इन हो जाएगा, ट्रांसफर इन यानी कि पहला वाले पार्टी से आएगा, यानी पहले प्रोडक्ट से आएगा। तो यहाँ पे हम इसकी वैल्यूएशन चेक करेंगे, लेकिन प्रोसेस 2 का हम साथ साथ में कॉस्टिंग चेक करेंगे। तो प्रोसेस 2 बोलता है जी मटेरियल पे हमने लगाया था 20,000 रुपया, उसके बाद मैंने लगाया जी लेबर पे 4,000, उसके बाद हमने जी ओवरहेड पे लगाया जी 10,000। इसका मतलब प्रोसेस 2 कितना लगा रहा है? प्रोसेस 2 आपको 34,000 रुपया कॉस्ट लगा रहा है, ठीक है। उसके बाद आ जाइए जी प्रोसेस 3। प्रोसेस 3 हमारा कितना लगा रहा है बताएं? प्रोसेस 3 हमारा लगा रहा है 10,000, 1,000 और 15,000। इसका मतलब जी यहाँ पे हमने किया कि टोटल जो है ये आया 26,000 आया, 15, 10, 25 और 1, 26। ये हमने सिर्फ कॉस्टिंग ली है। अभी हमारा एक हिसाब बाकी है। हिसाब ये बाकी है कि पहला वाले जो है बोल रहा है कि हमारा जो इनपुट है थोड़ा सा बंद कर ले भाई, वो रिकॉर्डिंग खराब हो जाती है। एक 10,000 यूनिट हमने इनपुट किया जी पहले प्रोसेस में। तो देखिए हम यहाँ पे बोल रहे हैं जी इनपुट हमने करा है 10,000 का, 10,000 यूनिट का इनपुट किया है। फिर उसके बाद जो है हमारा नॉर्मल लॉस है। अब हम एक छोटा सा सवाल आप लोग से पूछेंगे जी। वकार भाई थोड़ा सा ये कर लो ना, म्यूट कर लो यार। जी हाँ, नॉर्मल लॉस जो है आपका, नॉर्मल लॉस का कोई डिफिनेशन हमको अनीस भाई बता दे थोड़ा सा। अनीस भाई हैं क्या? अनीस भाई अस्सलाम वालेकुम, नॉर्मल लॉस का डिफिनेशन बताइए। नॉर्मल लॉस, नॉर्मल लॉस होता क्या है आपके नजर में? नॉर्मल लॉस की क्या हकीकत है, क्या है नॉर्मल लॉस? नॉर्मल लॉस क्या है? हाँ बताएं बताएं बताएं। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है नॉर्मल लॉस इज द स्पॉइलेज दैट ऑकर्स व्हेन द नॉर्मल ऑपरेटिंग कंडीशन, यानी आप नॉर्मल ऑपरेटिंग कंसीडर में काम कर रहे हैं, देयर इज अ स्पॉइलेज, देयर इज अ स्मॉल लॉस, वो आपका होगा, दैट इज एसेंशियली अनकंट्रोलेबल, जिसको आप कंट्रोल नहीं कर सकते इन दी शॉर्ट रन। शॉर्ट रन का मतलब ये होता है कि जिस प्रोसेस पे आप काम करते रहते हैं उसको लॉन्ग रन पे का मतलब होता है कि आप जब उसकी कैलकुलेशन करके फिर उस पर कुछ आप ये लेंगे, लाइक कोई प्रिकॉशंस लेंगे या फिर कोई मेजर्स लेंगे जिससे वो कंट्रोल हो सके लॉन्ग रन में। बट ये जो चीजें हैं, ये कंडीशन क्या है कि आपकी ऑनगोइंग प्रोसेस के बारे में बात कर रहा है। तो नॉर्मल स्पॉइलेज जो होगा एक्सपेक्ट किया जाएगा अंडर द इफिशिएंट ऑपरेशन कंडीशन में, जहां पे आप काम कर रहे हैं उस कंडीशन में एक्सपेक्ट किया जाएगा कि आपका नॉर्मल लॉस हो सकता है। इट इज लाइक अ प्रोडक्ट कॉस्ट, और इसके कॉस्ट क्या होते हैं जी? हमारा जो आउटपुट होता है, जो हम कॉस्ट दूसरे डिपार्टमेंट को ट्रांसफर करते हैं, इसका कॉस्ट हम उस पर चार्ज कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए हमारे पास देखा जाएगा जी कि 10,000 का हमने इनपुट डाला, नॉर्मल लॉस 2,000 है।
इसका मतलब आइडियली आई शुड ट्रांसफर हाउ मच 9800, ये हमको ट्रांसफर करना चाहिए, ठीक है, शुड बी ट्रांसफर जिसको हम बोलते हैं, ठीक है। बट इवेंचुअली ऐसा हुआ नहीं, इसमें क्या हुआ, इसमें थोड़े से मसले हो गए, 9850 नहीं हुआ, बल्कि हम जब ट्रांसफर किया, जो एक्चुअल ट्रांसफर हुआ वो कितना तो हो ये गया जी? 9800 कैसे आया? जी बाबू ऐसे आया, 10,000 में से नॉर्मल लॉस माइनस किया मैंने, नॉर्मल लॉस मैंने माइनस किया तो ये आया। बट एक्चुअल जब हम ट्रांसफर करने गए तो हमारा आउटपुट ट्रांसफर कितना दिखा रहा जी? 9750, जो हमारा एक्चुअल ट्रांसफर है। इसका मतलब हमको एबनॉर्मल लॉस कितना हो गया? एबनॉर्मल लॉस कितना हो गया जी? अच्छा, एबनॉर्मल लॉस का क्या डेफिनेशन है? एबनॉर्मल लॉस का मतलब ये हो रहा है कि नॉर्मल वर्किंग कंडीशन में नहीं, बल्कि आपके किसी गलती के वजह से हुआ है। बोला इट इज नॉट एक्सपेक्टेड टू ऑकर अंडर द नॉर्मल और इफिशिएंट ऑपरेटिंग कंसीडर, इट इज जनरली थॉट टू बी मोर, यहाँ पे है इट इज जनरली thought to be more controllable than the normal spoilage, इसको हम कंट्रोल कर सकते हैं। The should be separately identified and reported to the management, जो कि हमारा एबनॉर्मल लॉस होगा उसकी कॉस्टिंग को हम सेपरेटली क्या करेंगे जी? इवैल्यूएट करें, पहले तो आइडेंटिफाई करेंगे, उसकी वैल्यू करेंगे और मैनेजमेंट को बताएंगे भाई साहब इतने की आपकी लॉस हो गई। तो यह बोला गया कि एबनॉर्मल लॉस इज टिपिकली ट्रीटेड एज द पीरियड कॉस्ट, यानी इसको लॉस की तरह कंसीडर करे जाएंगे क्योंकि ये अनयूजुअल नेचर का है, यानी आपके किसी गलती की वजह से हो सकता है, या तो आपकी कोई मशीन जो है नॉर्मल ब्रेकडाउन 1 आवर्स की है लेकिन आपने 5 आवर्स बैठा दिया चूंकि आपके पास रॉ मटेरियल नहीं थे, दिस में बी द रीजन। दूसरा ये हो सकता है कि आपके कोई एम्प्लॉइज थे जो नए थे, गिरा दिए, चोरी कर लिए, तोड़ दिए, दीज आर द कंडीशंस, दीज आर मे बी द रीजंस फॉर एबनॉर्मल लॉस। तो ये आपने कर लिया तो आपको पता चल गया जी एबनॉर्मल लॉस क्या हुआ। अब आपने निकालनी है जी हमको कॉस्ट कितने ट्रांसफर करने हैं, तो आपको आइडियली आपको ट्रांसफर 9800 करना था, तो इसके हिसाब से ये 9800 का ये कॉस्ट है, दिस इज द कॉस्ट फॉर 9800, बिकॉज ये जो लॉस होता है, दिस लॉस, ये जो नॉर्मल लॉस का जो कॉस्ट होता है वो हम रिकवर करते हैं किससे? वो हम नॉर्मल लॉस का जो कॉस्ट रिकवर करते हैं वो हम करते हैं गुड यूनिट से। तो आइडियली हमको 9800 का ये कॉस्ट है। अब 9800 का कॉस्ट को 2 हिस्से में हमको स्प्लिट करना है, तो देखिए हम कैसे करेंगे, 5600 डिवाइड बाय 9800 मल्टीप्लाई बाय दिस, तो मेरे को पता चल जाएगा जी ये कॉस्ट जो होता है, ये जो हमने कॉस्ट यूनिट ट्रांसफर किया उसका कॉस्ट है। बाकी जो हमारा जो कॉस्ट है वो हम P&L में ट्रांसफर करेंगे, दैट इज गोइंग टू बी माई, ये जो हमारा बाकी का 285.71 है वो हम मान के चलेंगे हमारा कौन सा कॉस्ट है, ये एबनॉर्मल लॉस है, ठीक है। तो हम यहाँ पे ये जब कॉस्ट ट्रांसफर इन होगा तो इस लेवल पे जाके ट्रांसफर इन होगा, इसका मतलब जब इसका ट्रांसफर इन होगा तो इसके लिए कॉस्टिंग कितनी हो जाएगी जी? इसके लिए ये जो कॉस्ट हो जाएगी 89,714 हो जाएगी इसकी कॉस्टिंग। अभी आ जाइए, अभी हम एक्सपेक्ट करते हैं cost of transfer, cost of abnormal loss, तो ये हो गया। आइए अब हम बात करते हैं जी इनके पास जब यूनिट पहुंचा तो कितना यूनिट पहुंचा? दे एक्चुअली रिसीव्ड हाउ मच यूनिट? 9750 एंड देयर इज अ नॉर्मल लॉस, वो नॉर्मल लॉस एक्सपेक्ट करते हैं 5% का। कितने का एक्सपेक्ट करते हैं जी? 5% का। इसका मतलब है कि इसका 5% वो एक्सपेक्ट करते हैं, तो वो उनका एक्सपेक्टेशन के हिसाब से उनको मिलना चाहिए था 9,262 रुपया, बट उनका क्या हुआ, एक्चुअली दे आर एबल टू ट्रांसफर 9,400। इसका मतलब क्या हो गया कि उनके लिए जो सिचुएशन बना वो एबनॉर्मल गेन का सिचुएशन बना। क्या सिचुएशन बना जी? एबनॉर्मल गेन का सिचुएशन बना। तो एबनॉर्मल गेन का सिचुएशन जो बना, तो कितना एबनॉर्मल गेन हुआ थोड़ा मेरे को बताएं। इनको एबनॉर्मल गेन हो गया जी 94,000 की जगह 9,400। हाँ गलती हो गई 94।
तो 137 यूनिट इनको जो है जी एबनॉर्मल मिल गए। इनको एबनॉर्मल गेन कितने हो गए जी 137.5। अब इनके लिए जो ट्रांसफर आउट कॉस्ट होगा वो क्या होगा वो एक बार चेक करते हैं। तो देखिए ये मैंने जो कॉस्टिंग निकाली है 89,000 वो हम निकाले हैं शुड बी के लिए, लेकिन हम जब उनको ट्रांसफर कर रहे हैं वो कितना यूनिट्स कर रहे हैं 9,400 यूनिट कर रहे हैं। तो इनका मतलब ये है कि जब इनके लिए ट्रांसफर इन मैं मानूंगा तो इनका ट्रांसफर इन कितना हो जाएगा जी 91,000 का इनका ट्रांसफर इन हो जाएगा, क्योंकि इनको पैसे यहां से आएंगे। तो इनको पैसे कैसे कैसे आ गए, इनको आए 9,262 के पैसे आए और एबनॉर्मल गेन के पैसे लगे। मतलब यहाँ पे मैंने क्या किया, इनको 9,262 के जो जनरली ट्रांसफर कॉस्ट होने चाहिए वो दिया, साथ में जो एबनॉर्मल गेन हो रहे थे उनके भी पैसे हमने उनको ट्रांसफर कर दिए, क्योंकि हमने उनको एक्स्ट्रा यूनिट ट्रांसफर करी है तो उससे रिलेटेड जो भी कॉस्ट है मैंने उनको ट्रांसफर कर दिया। अब बात आती है जी कि ये थर्ड लेवल पे हो गया। उसके बाद बोल रहा है जो लास्ट का जो तीसरा प्रोसेस है वो बोल रहा है कि उनका 10% का लॉस है, उन्होंने 8,000 यूनिट को आउटपुट उनका माना है। तो अब देखिए इनका जो इनके पास जो इनपुट इन हुआ है वो हुआ है जो 9,400 का 9,400 का हुआ, और इनका जो एक्सपेक्टेशन है इसका क्या नाम है नॉर्मल लॉस का 10% का इनका, जो अम्मी से पूछो अब नॉर्मल लॉस का जो नॉर्मल लॉस उनका कितना है जी 940 10% के हिसाब से। अब वो उनको होना चाहिए था 8,460, पर जब वो ट्रांसफर कर रहे हैं वो कितने का ट्रांसफर कर रहे हैं जी 8,000 यूनिट का वो ट्रांसफर कर रहे हैं, यानी बाकी जो उनका क्या हो गया उनका जी हो गया एब नॉर्मल लॉस कितना यूनिट का हुआ 460 यूनिट का। अब जब मैं इसको कॉस्ट असाइन करूंगा तो कितना कॉस्ट असाइन करूंगा 117 डिवाइड बाई दिस मल्टीप्लाई बाई 8,000, तो फाइनल को हम कॉस्ट असाइन कर देंगे। बाकी का जो बचेगा वो हम इनकम स्टेटमेंट में एज अ लॉस कंसीडर कर लेंगे जी। कितने का लॉस कंसीडर कर लेंगे 6,363 रुपए का हम कॉस्ट एबनॉर्मल लॉस बोल के हम इनकम स्टेटमेंट में उसको लेके चले जाएंगे। तो एक्चुअल में ऐसे ही हमारी प्रोसेस कॉस्टिंग होती है। नाउ अगेन आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन वन बाय वन। एक बार फिर से ध्यान से सुने आप लोग। तो हमारे पास क्वेश्चन ये था कि साहब हमने प्रोसेस अपने काम को करते हैं उसमें 3 प्रोसेस लगाते हैं, 3 प्रोसेस काम करती है और तीनों प्रोसेस में हमने क्या देखना होता है कि हमने चीजें बनाई है और फिनिश गुड्स को ट्रांसफर करी है। तो पहले प्रोसेस को चलाने का जो हमारा कॉस्ट है वो है 40,000, 6,000, 10,000। तो तीनों को जब हमने ऐड किया तो हमारा कॉस्ट आया 56,000। हमारे पास इंफॉर्मेशन था जी हमने 10,000 यूनिट इनपुट करना था और हम प्रोविजन कर रहे थे जी 2% का हमारा नॉर्मल लॉस है। इसका मतलब ये है कि 2% के नॉर्मल लॉस के कारण जब हम एक्सपेक्टेड यूनिट एक्सपेक्ट कितना कर रहे थे 9,800 कर रहे थे, बट जब हम यूनिट ट्रांसफर करने गए तो 9,750 यूनिट ट्रांसफर कर पाए। इसका मतलब मेरे को जो एबनॉर्मल लॉस हो गया जी 50 यूनिट हो गया। तो हमारा डेफिनेशन के हिसाब से बोला गया है कि नॉर्मल लॉस का जो भी कॉस्ट है वो गुड यूनिट यानी आउटपुट के ऊपर चार्ज हो जाता है। बाकी जो एबनॉर्मल लॉस का कॉस्ट है वो हम सेपरेटली इनकम स्टेटमेंट में लेके जाते हैं। तो हमने क्या किया, ये जो हमारा 56,000 है वो एक्चुअल में कॉस्ट है 9,800 लेवल पे, तो हमने मल्टीप्लाई करके यूनिटरी मेथड लगा के निकाल लिया। तो हमको पता चला 55,000 रुपया तो हम ट्रांसफर कर पाएंगे सेकंड लेवल पे। सेकंड लेवल पे कहने का मतलब कि हम दूसरे प्रोसेस को चार्ज कर पाएंगे, उसके अलावा जो चार्ज नहीं कर पाएंगे वो हम इनकम स्टेटमेंट में लेकर चले जाएंगे। जो भी हम चार्ज नहीं कर पाएंगे वो हम इनकम स्टेटमेंट में लेके चले जाएंगे। अब हम सेकंड प्रोसेस में हमने अपनी कॉस्टिंग कॉपी करी 20,000, 4,000 और 10,000 का। तो 20,000, 4,000, 10,000 हमने कॉस्टिंग करी और साथ में हमारे पास एक कॉस्ट इन आया जो कि दूसरे डिपार्टमेंट से आया था, दैट इज द 55,000। अब हमने दोनों को ऐड कर लिया सबको तो हमारा आया 89,000। तो हमने आइडियल सिचुएशन में चेक करा तो मेरे को जो प्रोडक्ट मिलने चाहिए था वो मिलने चाहिए था 9,262, बट हो सकता है कि हमारे एम्प्लॉय अच्छे हों, उनको जितना मैंने लिवरेज दिया था कि तुम बर्बाद कर सको उन्होंने बर्बाद नहीं किया, तो वी कुड सेव सम आइटम। तो हमको जो बेनिफिट्स हो गया वो कितना हो गया जी 137 यूनिट्स का बेनिफिट्स हो गया।
तो इसके बेनिफिट्स को हमने तीसरे लेवल पे हमने ट्रांसफर कर दिया जी 9400 यूनिट। तो 9400 यूनिट ट्रांसफर किया तो उसकी कॉस्टिंग आई 91,000 की। तो 91,000 हमने तीसरे कॉस्ट 3 को चार्ज कर दिया। उसके बाद हम अपने पूरे प्रोसेस 3 को कंप्लीट किया तो 1,17,000 आया, जो कि आया कितना के लिए 9,400 इनपुट माइनस 10% नॉर्मल लॉस, यानी कि 8,460 यूनिट का हम यूनिट जो है वो हम फाइनल गुड्स को दे पाएंगे। क्योंकि क्या होता है प्रोसेस 3 के बाद क्या होता है जी, ये फाइनल जो होता है द आउटपुट जो होता है प्रोसेस 3 का वो फाइनल प्रोडक्ट बन जाता है, वो फिनिश गुड्स को चला जाता है। तो इनके पास जो प्रोसेस जो सेकंड प्रोसेस में गया वो सिर्फ कितना अमाउंट गया 8,000 का गया, यानी बाकी का यूनिट क्या हो गया जी हमारा नॉर्मल एबनॉर्मल लॉस हो गया। यानी हमने सोचा कि मेरे को 8,400 मिलेगा, लेकिन हमको जब काउंटिंग कंप्लीट किया तो वी गॉट ओनली 8,000, तो बाकी का 460 यूनिट जो है हमारा लॉस हो गया। उसकी हमने कॉस्टिंग करनी है इसके बेसिस पे, यानी 1,17,460 जो है वो है 8,460 का कॉस्टिंग। तो 8,000 यूनिट के लिए कितना कॉस्ट ट्रांसफर करेंगे, तो यहाँ पे फिर यूनिटरी मेथड लगा के हमने 8,400 यूनिट का निकाल लिया कॉस्टिंग। बाकी का जो 460 यूनिट का जो लॉस है वो एबनॉर्मल लॉस है, उसकी वैल्यू निकाली ताकि हम इसको हम इनकम स्टेटमेंट में लेके चले जाएंगे। तो दिस इज द वे हाउ द प्रोसेस कॉस्टिंग इज वर्क। सर मेरा यहाँ पे क्वेश्चन है। हाँ जी बोलिए। नॉर्मल गेन का जो है ना वो क्लियर नहीं हुआ, अब नॉर्मल लॉस का क्लियर हो रहा है। हाँ देखिए एबनॉर्मल गेन है, नॉर्मल गेन नहीं है, वो एबनॉर्मल गेन है। यानी आप एक कंडीशन आप एक सिचुएशन सोच रहे थे पर वैसा हुआ नहीं, तो आपके लिए आपके उम्मीद से ज्यादा आपको मिल गया, यानी आपके लिए वो एबनॉर्मल गेन सिचुएशन आ गई। तो जो एक्स्ट्रा यूनिट बना है उसका कॉस्ट आप दूसरे डिपार्टमेंट को चार्ज तो कर रहे हैं ना। ये सिचुएशंस आपके लिए बन गई क्योंकि आपने सोचा था कि हमको 9,262 यूनिट ही मिलेगा, लेकिन जब आपने काउंटिंग कंप्लीट की तो आपको 9,400 यूनिट मिल गए। यानी कि कुछ जो नॉर्मल लॉस आपने एक्सपेक्ट किया था वो उतने नहीं हुए होंगे, इसीलिए आपको एबनॉर्मल गेन हो गया। ठीक है, तो नॉर्मल वर्किंग कंडीशन में दीज आर द पॉसिबिलिटीज। यस, ये जो सेकंड प्रोसेस है भाई, हाँ जी, इसमें जाने चाहिए तो 9,500 9,500 जाने चाहिए। क्यों जाने चाहिए? 9,400 जाने चाहिए थे। तो 9,400 ही है। जब 5% रिड्यूस हुआ तो 100 जो है वो तो अब नॉर्मल स्पॉइलेज आएगा ना इसके अंदर। नहीं नहीं, देखिए ये 9,700 इनके पास इनपुट आया था जी, 9,700 रुपया इनके पास इनपुट आया था, 9,700 क्वांटिटी, 9,750। देखिए ये वाली चीज यहाँ ट्रांसफर हो गई थी। अब इसके ऊपर कंपनी एक्सपेक्ट कर रही थी जी 5% का लॉस। तो ये आपने जब कैलकुलेट किया तो ये आपका 5% का लॉस है। यानी आप सोच रहे थे कि आपके पास आइडियल वर्किंग सिचुएशन में आपको कितना मिलेगा 9,262 क्वांटिटी, लेकिन आपके जब बंदों ने आपकी क्वांटिटी काउंट करी और दूसरे प्रोसेस के भेजा तो उन्होंने 9,400 भेजा। इसका मतलब है कि आपको एक एबनॉर्मल गेन हो गया, उम्मीद से ज्यादा मिल गया आपको। ठीक है, तो आपके उम्मीद से थोड़ा ज्यादा मिल गया। तो ये एक छोटा सा प्रोसेस कॉस्टिंग का जी सवाल है। इसमें अगर कोई छोटा सा डाउट भी है तो मेरे को एक बार बोले, फिर मैं सेकंड लेवल पे जाऊंगा। एक 2 मिनट लगेगा तो पढ़ ले, कोई नहीं। इमराज भाई, ये बोलिए ना। कॉस्ट है, ये क्वेश्चन की तरफ आइएगा। हाँ ले आ रहे हैं, क्वेश्चन यहाँ ला लिया, चलिए। जी जी, ये जो आपने 285 निकाला है, जरा इसकी कैलकुलेशन और जो ये नीचे कौन वाली बताइए। ये एक तो 285 की कैलकुलेशन बता दीजिए और दूसरा 55,714। देखिए 285 कौन सी आपने बोल रहे हैं? ये कॉस्ट अब्जॉर्प्शन लॉस।
ये जो लॉस है ये वाला ये देखिए ना, ठीक है। तो यानी 56,000 में 55,000 आप नेक्स्ट प्रोसेस को चार्ज कर सकते हैं, बाकी जो नहीं चार्ज कीजिएगा वो इनकम स्टेटमेंट में लाना पड़ेगा। ठीक, चले इसके बाद का सवाल। इसके बाद का सवाल ये बस यही लाइन थी जो कंफ्यूज कर रही थी। चले सारा आपको पूछे। सर ये एक्चुअल टू ETF जो है, जैसे ये 9750 हमने लिया है, इसे दूसरे सेकंड प्रोसेस का इनपुट हमने यही लेना है। जी बिल्कुल, क्योंकि ये आउटपुट है ना पहले प्रोसेस का। लिखा हुआ है ना यहाँ पे लिखा हुआ है कि द आउटपुट ऑफ ईच प्रोसेस जो होगा वो इनपुट होगा नेक्स्ट प्रोसेस का। ओके, क्वेश्चन में लिखा है जी, और एजम्पशन भी यही होता है, यानी आप एजम्पशन के फॉर्म में भी बात करें तो एजम्पशन भी तो ये वाला मसला यहाँ पे है क्या? तो अब प्रोसेस कॉस्टिंग के हम 2-3 छोटे डिफिनेशन एक बार देख लें। देखिए रिवर्क के बारे में हमारा क्या मसला है। रिवर्क में बोलता है कि जो आप एक्सपेक्टेशन, जो स्टैंडर्ड ऑफ क्वालिटी एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो आप नहीं बना पा रहे हैं, तो आपको थोड़ा सा एफर्ट डालना पड़ेगा, ठीक है, विद एन एडिशनल एफर्ट टू डिसाइड वेदर टू रिवर्क और डिस्कार्ड ऑन द बेसिस ऑफ मार्जिनल रेवेन्यू। मार्जिनल रेवेन्यू का मतलब वो होता है कि आपको ये काम करके कितना एक्स्ट्रा पैसा मिलेगा, ठीक है, और साथ में आपको चेक करना पड़ेगा कितना हमारा कॉस्ट जा रहा है, मार्जिनल कॉस्ट। तो अगर मार्जिनल रेवेन्यू ज्यादा है तो ये काम कीजिएगा, वरना इसको डिस्कार्ड कर दीजिएगा। स्क्रैप का मतलब होता है जो आपका लेफ्ट ओवर प्रोडक्ट है, जो आपके प्रोडक्शन में नहीं लगेगा बट किसी और के काम में लग सकता है, तो दैट इज गोइंग टू बी कॉल्ड एज स्क्रैप। तो स्क्रैप जो होता है हर प्रोसेस का मे बी यूज फॉर द डिफरेंट प्रोडक्ट्स, या फिर किसी बाहर वाले को आप बेच सकते हैं। ये नॉर्मल नॉमिनल अमाउंट होता है। फिर बात आता है जी वेस्ट किसको कहते हैं। तो वेस्ट वो होता है जो लेफ्ट ओवर होता है प्रोडक्शन का, जिसका कोई फर्दर यूज नहीं होता, यानी ये नॉट सेलेबल होता है, या अगर सेल भी होता है तो इसको क्या करना पड़ता है, डिस्कार्ड करना होता है। या कभी कभी अगर सेल भी होता है तो एकदम नॉमिनल प्राइस पे होता है, जो नेग्लिजेंस होता है, समटाइम यू हैव टू पे फॉर डिस्कार्ड, तो इसको हम लोग वेस्ट बोलते हैं। तो ये 3 तो डेफिनेशन है जो समटाइम आपके एग्जाम पे हम लोग आपसे एक्सपेक्ट करते हैं। ठीक है जी। तो प्रोसेस में हमने क्या क्या चीज, अच्छा, प्रोसेस कॉस्टिंग और जॉब कॉस्टिंग में एक छोटा सा डिफरेंसेस है और सिमिलरिटीज है। तो सुन लीजिए कि यहाँ पे भी प्रोसेस में भी ये काम क्या होता है, एक के बाद दूसरे, दूसरे के बाद तीसरे के पास जाता है। यहाँ पे लेकिन जॉब ऑर्डर में क्या होता है, ये एक ऑर्डर टू ऑर्डर कॉस्टिंग होती है, यानी आपको एक सूट बनाने का काम मिला है तो आप सूट की कॉस्टिंग कीजिएगा। आपको एक मान लीजिए कि एक साइकिल बनाने का काम मिला तो आप एक साइकिल की, इंडिविजुअल साइकिल की कॉस्टिंग कीजिएगा। तो यहाँ पे बोला है कि बोथ पे कॉस्ट असाइन होता है, मटेरियल लेबर एंड ओवरहेड पे। दे आर प्रोवाइड अ मैकेनिज्म फॉर कंप्लीटिंग द प्रोडक्ट कॉस्ट। ये प्रोडक्ट कॉस्ट की कैलकुलेट करने का मैकेनिज्म है, जिसमें भी मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट्स एक ही टाइप के होते हैं, मैन्युफैक्चरिंग, रॉ मटेरियल एंड WIP। यहाँ भी क्या होता है, मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट्स की तरह ये होता है, द फ्लो ऑफ कॉस्ट थ्रू द मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट इज बेसिकली द सेम इन बोथ सिस्टम। तो यहाँ भी काम क्या होता है जी, कॉस्ट एक्यूमुलेशन ही होता है, बट दोनों में एक डिफरेंस है कि जॉब ऑर्डर और प्रोसेस में क्या डिफरेंस है। बोला है कि ये सिंगल प्रोडक्ट के लिए यूज होता है यहाँ पे, जबकि हम बात करते हैं प्रोसेस की, तो जॉब ऑर्डर व्हेन द मेनी डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोडक्ट होते हैं, तो हम यानी सिंगल प्रोडक्ट होते हैं, मेनी डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोडक्ट होते हैं, तब आप जॉब प्रोडक्ट यूज करते हैं। दूसरा बोलते हैं कि कॉस्ट अक्यूमुलेट होता है, प्रोसेस में क्या होता है, कॉस्ट अक्यूमुलेट होता है जी डिपार्टमेंट वाले का, ठीक है। उसके बाद ये बोला जाता है कि कॉस्ट कंप्यूट होता है यूनिट बाय द डिपार्टमेंट। जॉब ऑर्डर कॉस्टिंग क्या होता है, जैसे जैसे आपकी जॉब कॉस्ट शीट के हिसाब से होती है। यहाँ पे क्या होती है, डिपार्टमेंट के हिसाब से कॉस्ट होती है, यहाँ पे क्या जॉब कॉस्ट शीट के हिसाब से कॉस्टिंग होती है। तो दोनों पे बहुत ज्यादा डिफरेंसेस नहीं है। यहाँ पे एक ही काम होता है,
यहाँ पे क्या होता है कि दो डिपार्टमेंट है, एक डिपार्टमेंट ने दूसरे डिपार्टमेंट को काम दिया, फिर दूसरा डिपार्टमेंट जाके फिनिश गुड्स को काम दे दिया। तो दिस इज अ एग्जांपल फॉर द जॉब कॉस्टिंग एंड प्रोसेस कॉस्टिंग। फिर ये प्रोसेस कॉस्टिंग का एक छोटा सा सवाल है जिसको हमने करा था। अब हमें जो एग्जाम में जो हमको सबसे ज्यादा सताता है वो सताता है हमको इक्विवेलेंट यूनिट के बारे में। तो इक्विवेलेंट यूनिट का मतलब क्या होता है कि जो यूनिट जो काम आपने किया और जितना परसेंट कंप्लीट किया उतना वो इक्विवेलेंट कंसीडर किया जाएगा। यानी कि आपको एक छोटा सा मैं बात बताता हूं कि ईयूपी कैलकुलेशन इज वेरी इजी, साथ में थोड़ा सा टफ भी है। मान लो कि आप 2 यूनिट पे काम किया और 50% काम कंप्लीट हुआ, तो ईयूपी इक्विवेलेंट यूनिट ऑफ प्रोडक्शन के हिसाब से क्या बोलता है जी, आपने सेम एफर्ट अगर लगाए होते, सेम अमाउंट ऑफ एफर्ट अगर आप लगाए होते, तो इंस्टेड ऑफ टू आइटम एज अ 50% यू वुड हैव कंप्लीटेड 1 प्रोडक्ट। तो ईयूपी हमको क्या सिखाता है, हमको ये सिखाता है जी कि आप अगर आधा आधा, मान लो कि आपने 5 सामान बनाया और 5 सामान पे आपने 20% कंप्लीट किया, तो हमको ये बोलता है जी आप 5 सामान पे 20% करने के बजाय एक काम अगर करते और तो आपका वो कितना कंप्लीट हो जाता जी, वो बोल रहा है कि एक काम अगर करते होते उस टाइम में तो आप कंप्लीट कर लिए होते, ना कि 5 काम को लेके आप 50% कंप्लीट कर रहे हैं। तो ये इसको हम लोग बोलते हैं इक्विवेलेंट यूनिट ऑफ प्रोडक्शन। इसको क्या बोलते हैं जी, इक्विवेलेंट यूनिट ऑफ प्रोडक्शन। तो ये बोलते हैं कि इक्विवेलेंट यूनिट्स आर द प्रोडक्ट ऑफ द नंबर पार्शियली कंप्लीटेड विद द परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन ऑफ दोज यूनिट्स। तो इन्होंने क्या किया जी, यहाँ पे हाफ कप these partially unit completed determination of the department output for a given period of time and shall be assigned to the cost। इसके ऊपर भी हमारा कॉस्ट असाइन किया जाता है। तो अब इन्होंने बोला जी करंट पीरियड में आपने 15,000 यूनिट काम पे स्टार्ट किया, उस पे काम स्टार्ट किया और 5,000 यूनिट आपने 10,000 यूनिट कंप्लीट किया। तो से आपने बोला जी 15,000 यूनिट पे आपने काम स्टार्ट करा है, इसके ऊपर 15,000 यूनिट में आपने काम स्टार्ट किया, जिसमें पूरा कंप्लीट किया वो सिर्फ आप 10,000 यूनिट, बाकी का जो 5,000 यूनिट है उस पर सिर्फ आपने 30% काम किया, बाकी का जो 5,000 यूनिट है उस पर आपने सिर्फ 30% काम किया। इसका मतलब अगर कंप्लीशन पॉइंट ऑफ व्यू से बोलेंगे कि भाई, तो आप बोलते हैं मिराज भाई अगर हम ये 1500 यूनिट उठाते हैं तो मे भी हम कंप्लीट कर लिए होते इंस्टेड ऑफ 5,000 यूनिट के बदला। तो हम आपसे अगर पूछेंगे जी आपने टोटल प्रोडक्शन उस पॉइंट ऑफ टाइम में कितने का किया, तो आप बोल सकते हैं कि एज अ फिनिश गुड्स मैंने 11,500 यूनिट बनाए हैं। एज अ फिनिश गुड्स हमने 11,500 यूनिट बनाए हैं। तो ये कैलकुलेशन हमें बताती है जी हाउ मेनी इक्विवेलेंट यूनिट ऑफ प्रोडक्शन हमने बनाया है। तो उस पॉइंट ऑफ टाइम में हमने एक तरह से 11,500 यूनिट उस टाइम पे हमने बनाए हैं टेक्निकली। ठीक है, तो ये कैलकुलेशन आपको आना चाहिए, क्योंकि ये जो हम लोग आगे सीखने वाले हैं इसमें इसका इस्तेमाल है, इसमें इसका इस्तेमाल है। तो ईयूपी के बारे में किसी को अगर कुछ डाउट हो तो प्लीज पूछ लें। स्नेहल भाई? नहीं सर। अगर मैंने 7,000 यूनिट शुरू किया और हमने सिर्फ 25% काम कंप्लीट किया, तो टेक्निकली हमने कितना काम कंप्लीट किया? ये कैसे, ये कौन सा हिसाब है भाई? 1750 भाई ये 7,000 यूनिट पे काम स्टार्ट किया, 25% काम टेक्निकली कंप्लीट किया, तो हम बोले क्या ये तो कुछ और आ रहा है भाई मेरा। हाँ 1,750 आया। अच्छा चलेगा, कोई मसला नहीं। तो ये हो गया। अब हम एक छोटा सा आप लोग के साथ एक वो केबीसी है, बहुत आसान केबीसी है। ये मटेरियल है, 100% काम 1,000 यूनिट्स है ओपनिंग, इस पे हमारा 100% काम कंप्लीट हुआ है।
एक लेबर है, लेबर जो होता है वो पता है एफर्ट होता है, एफर्ट मैंने इस पे सिर्फ 40% लगाए हैं, एंड बाकी जो ओवरहेड इसके ऊपर लगाए हैं वो लगाए हैं जी मैंने 25% अभी यूज हुआ है। आप हमको सबको बताना है कि जी इक्विवेलेंट यूनिट इन ऑल द सिनेरियो क्या होगा, और आपको ये भी बताना है कि अगले साल यानी 2021 के दरमियान हमको कितना कितना मटेरियल चाहिए होगा, कितना कितना लेबर चाहिए होगा, ताकि ये वाला जो प्रोडक्ट है कंप्लीट हो जाए। फर्स्ट ऑफ ऑल मेरे को ये बताएं कि आपका कंप्लीटेड प्रोडक्ट कितना है। सेकंड आपको ये बताना है कि हाउ मच लेबर यू विल इनकर्ड सो दैट दिस विल बी कंप्लीटेड, हाउ मच ओवरहेड यू विल इनकर्ड सो दैट दिस 1000 विल बी कंप्लीटेड। चले जी, ये थोड़ा केबीसी खेल ले। मटेरियल तो पूरा ही होगा। नेक्स्ट क्वार्टर का एक्सपेंसेस, पहले नेक्स्ट क्वार्टर आपको हमको इक्विवेलेंट यूनिट बनाना है, पहला सवाल। दूसरा, नेक्स्ट ईयर पे क्या क्या लगाओगे, कितना % लगाओगे। सारा थोड़ा सा बताना है जी। और प्रणव भाई, इक्विवेलेंट यूनिट प्रोड्यूस पहला मैं अगर मैं बोलूं कि ऐसे कर लेता हूं तो मेरे को काम चले, मतलब इफ आई से ये, तो आप अग्री हो। नेक्स्ट जी, तो इक्विवेलेंट यूनिट ऑफ प्रोडक्शन आपका क्लियर हो गया। आगे का सवाल ये है कि आपको नेक्स्ट ईयर में कितना एफर्ट लगाने हैं। मटेरियल पे 75% ओवरहेड। मटेरियल पे कितना 100%? 100% आएगा मटेरियल पे तो। नहीं सर, मटेरियल पे 100% मटेरियल तो हो गया सर, मटेरियल तो पूरा आया जीरो ना? आएगा, जीरो जीरो आएगा सर, जीरो आएगा। 1450 एंड 60%, 75%। ये किसी को समझ नहीं आई तो वो भी पूछ सकते हैं भाई। ये समझ आई कि नहीं आई? आ गया समझ। ये रखिए, आ गया। अभी मैंने एक छोटा सा काम किया कि आपसे पूछना है लीफो का मतलब बताएं कोई आदमी। लास्ट कम फर्स्ट लास्ट आउट। इन लास्ट लास्ट इन फर्स्ट आउट। लास्ट इन फर्स्ट आउट। चले, हमने बोला जी मेरे पास इनपुट मटेरियल था 1000, हमने मटेरियल इंट्रोड्यूस किया जी 5000, हमने जी 6000 का आउटपुट सेंड ट्रांसफर किया न्यू प्रोसेस को, आउटपुट ट्रांसफर न्यू प्रोसेस को किया जी 6000 का, सॉरी 5500 का। अब कोई हमको बता दो भाई कि ये कॉस्टिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से ये जो क्लोजिंग इन्वेंट्री होगा, पहले तो क्लोजिंग इन्वेंट्री कितनी होगी और साथ में बताना है कि कौन सी वाली होगी। ओपनिंग मटेरियल वाली 500। 500। अच्छा, ओपनिंग वाली। और ये फीफो होने से ये वाली मटेरियल लास्ट वाली, यानी फीफो होने से यहाँ का माल बचेगा। यानी ये बोलूंगा ये 500 है, लेकिन ये 500 नया वाला है, नया वाला, ये 500 नया वाला है। इसका मतलब अगर आपको दो हिस्से में अगर इसको स्प्लिट करना हुआ तो आप बोलिएगा जी आउटपुट पहले 1000 पुराना वाला, और फिर बोलिएगा जी आउटपुट 4500 नया वाला। इज इट? ये अगर क्लियर है ना तो फिर आप प्रोसेस के एक सवाल में भी गलती नहीं कर सकते।
सर मुझे समझ नहीं आया। हाँ, ये सवाल ये सही है। देखिए, आपने 1000 यूनिट आपके पास है, आपने नया खरीद के लाए 5000, तो आपके पास टोटल कितना हो गया जी? 6000। 6000 हो गए टोटल? यस सर 6000। हो गए। आगे 6000 के बाद आपने 5500 यूनिट ट्रांसफर किया नेक्स्ट प्रोसेस को, तो आपके हाथ में क्लोजिंग कितना बचा है? यानी बेच दिया, ट्रांसफर करने के बजाय बेच दिया, तो आपको हाथ में कितना बचा होगा? 500। 55 होता है या 45 होता है? अच्छा, नहीं लिखा हुआ वही पढ़े ना, 5500 को 55 बोलते हैं हम लोग। 5500 को 55 बोलते हैं। ओके। तो ये 500 बचा ना आपको। यस सर। अब इस 500 के ऊपर आपको मार्किंग करनी है। मार्किंग करके बतानी है कि ये कौन सा वाला होगा, पुराने लॉट का माल होगा या नए लॉट का माल होगा, बस। कौन से लॉट का होगा? न्यू लॉट। न्यू लॉट का होगा, अगर आप फीफो मेंटेन करेंगे तो। ठीक है जी। आप अगर लीफो मेंटेन करेंगे तो कौन से लॉट का माल होगा? ओल्ड। 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 लीफो करेंगे तो ओल्ड का होगा। लास्ट कम फर्स्ट आउट। देखो मतलब लास्ट इन फर्स्ट आउट, फर्स्ट अप। लास्ट वाला आएगा। हाँ, ओल्ड ईयर वाला आपको बोलना पड़ेगा, ऐसे नहीं बोलना होगा। यानी ओल्ड, इफ यू आर फॉलोइंग फीफो, देन व्हाटएवर द क्लोजिंग स्टॉक दैट इज फ्रॉम द न्यू लॉट। इफ यू आर फॉलोइंग लीफो, तो क्या होगा, जो भी बचा हुआ माल होगा, यू हैव टू एज्यूम कि वो ओल्ड लॉट का माल है। ओके सर। तो प्रणब भाई, आपका कुछ मसला है, मौसला? ये लीफो और फीफो का नहीं भाई। सवाल ऐसे में भी आ सकता है और ऑब्जेक्टिव में तो आता ही आता है, सेक्शन ए में। अच्छा, ये फुल साइज आंसर क्वेश्चन आता है, फुल स्क्रीन साइज जिसको बोलते हैं, यानी ऐसे में आता ही आ सकता है, इसलिए थोड़ा सा इस सेक्शन को थोड़ा सा दिल से पढ़ ले। तो देखिए, इक्विवेलेंट यूनिट ऑफ प्रोडक्शन में दो चीजें आपने समझनी है। एक तो ये प्रोसेस अगर समझ आ गया तो फिर आपका सवाल गलत नहीं होगा। दूसरा, अगर ये समझ में आ गया कि कौन से लॉट का माल आपको बचेगा और कितना यूनिट बचेगा, अगर ये कैलकुलेशन करना अगर आपको आ गया, तो फिर आपका सवाल एक भी गलत नहीं हो सकता है, एक भी नहीं। तो आप पहले समझ लें, एग्जाम में लीफो नहीं आएगा, आपको जो भी आएगा फीफो आएगा, नहीं तो वेटेड एवरेज आएगा। तो वेटेड एवरेज अभी मैं नहीं बता रहा आपको, अभी मैं आपको बता रहा हूं जी फीफो, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, यानी जो पहले आएगा वो पहले जाएगा, जो पहले आएगा वो पहले जाएगा। इसका मतलब अगर कुछ माल बच गया तो वो नए लॉट का माल होगा। अगर जो माल बच गया वो कौन से लॉट का माल होगा जी? नए लॉट का माल होगा। तो ये एक छोटा सा मसला, ये छोटी सी बातें अगर समझ आ गई हैं, देन आई विल गो विद सम एग्जांपल।
हाँ जी, तो ताहिर भाई थोड़ा ध्यान दे जी। ओपनिंग स्टॉक है हमारे पास, ओपनिंग स्टॉक है यूएनआईटी यूनिट के फॉर्म में 300। ये मटेरियल और ये कन्वर्जन कॉस्ट। अब कोई एक आदमी हमको कन्वर्जन कॉस्ट का डेफिनेशन बता दे तो वेल एंड गुड। डायरेक्ट लेबर और ओवरहेड। क्या बात है। तो परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन के हिसाब से इस पे काम हो चुका है जी 40%, और जी इस पे काम हो चुका है जी 20%। तो थोड़ा अपनी रोशनी डाल के हमको बताएं कि नए साल में कितना परसेंटेज आपको काम करना है। एक का 60% और दूसरे का 80%। न्यू पे आप क्या बोलिएगा जी? इस पे 60% और इस पे जी 80%। 80%। अगर मैं आपसे बोलूं कि हमको इसका EUP निकाल के बताएं तो आप क्या बोलेगा? 300 मल्टीप्लाई बाय 60। ठीक है जी, चलो। क्वेश्चन का ये पहला भाग था, ये पहला भाग था, यानी हमने ओपनिंग को रिकॉर्ड करना सीखा है। सवाल में बोला जी आपने प्रोडक्शन स्टार्ट किया 6000 यूनिट का। कितना यूनिट का प्रोडक्शन स्टार्ट किया जी? 6000 यूनिट का। साथ में बोला आपने प्रोडक्शन कंप्लीटेड ड्यूरिंग द ईयर 5400। तो अगर इसकी मैथमेटिक्स हम ऐसे आपसे कर लें, ये 300 था हमारे पास ओपनिंग, हमने 600 डाला। टेक्निकली मेरे पास कितना होना चाहिए था? 6300। अब 5400 निकल गया तो हमारे पास क्लोजिंग जो बचना चाहिए वो कितना बचना चाहिए जी? 900। यही होना चाहिए ना। अब सवाल आता है कि ये जो 300 है ये कंप्लीट होएगा और बिक जाएगा, क्योंकि ये फीफो है। पहला काम तो हम ये करेंगे कि हम इसको कंप्लीट करेंगे 300 को। पहला काम तो हम इस 300 को कंप्लीट करेंगे ना। जी सर। सर अगर सवाल में नहीं दिया हुआ कि फीफो यूज कर रहा है या लीफो यूज कर रहा है फिर क्या करेंगे? सवाल में नहीं दिया हुआ है तो आप फीफो ही मेंशन करेंगे, क्योंकि लीफो प्रोसेस कॉस्टिंग में नहीं आती है। प्रोसेस कॉस्टिंग में सिर्फ दो ही मेथड है, एक है वेटेज, दूसरा है लीफो। फीफो, ठीक है, सॉरी फीफो, लीफो नहीं है। ठीक है, तो आप अपना आंसर चेक कर लीजिएगा। वैसे आप लीफो करेंगे, सॉरी फीफो करेंगे तो आपके लिए बेटर होगा, क्योंकि वो एक्सेप्टेबल है हर जगह पे, क्योंकि वो कॉस्ट को मैच करता है। आंसर मैच कैसे करेंगे? उसमें तो उतना टाइम होता है कि आप कैलकुलेट कर सकते हैं। मैच का कहाँ से मैच करेंगे? बस आपने आंसर कर देना, बाकी जो है वो एग्जामिनर पे छोड़ देना है, क्योंकि आपको फीफो मेंटेन करना है। ठीक है, अभी आ जाए कि अभी ये 5400 जो दिख रहा है, ये 5400 दिख रहा है। इस 5400 को हमने दो हिस्से में हमेशा स्प्लिट करना है। ये वर्किंग बनानी है, ताकि आपको शुरू में थोड़ा टाइम जाएगा, लेकिन यू शुड मेक द वर्किंग। और आपको ऐसे वर्किंग बनानी है कि ये 5400 में पहले जाएगा 300, बाकी जो बचेगा आप इधर लिखिएगा जी 5100। इसकी रीजन क्या हुई आपको पता है कि ये है फीफो, यानी फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। तो पहले 5400 में से आपने पहले निकालना है जी फीफो 300। बाकी जो बैलेंस बचेगा वो हम बोलेंगे करंट ईयर में हमने प्रोड्यूस किया। तो लिखिए करंट ईयर इंट्रोड्यूस एंड कंप्लीटेड, क्योंकि अगर कंप्लीट नहीं होता तो ये आइटम ट्रांसफर नहीं होता।
अगर ये कंप्लीट नहीं होता तो ये आइटम ट्रांसफर नहीं होता। यानी इसके ऊपर आपने नए लेवल पे जो आपने काम करी है, पूरा आपने 100% काम किया है। कितना परसेंट काम किया जी? 100%। यानी अब आप बोलेंगे जी कि मैंने तो इस पे काम कर लिया जी, 5100। आ जाइए, अब बात आएगी जी कि आपने क्लोजिंग की इन्वेंट्री कितनी है आपकी? 900। ये 900। अब यहां आपको लिखनी है जी क्लोजिंग इन्वेंट्री। नाइन 900 मैंने यहां लिख दिया और 900 मैंने यहां लिख दिया। ठीक है, अभी जो मेरे को जो स्केड्यूल आपके साथ मैच कराना है वो क्या क्या मैच कराना है? ये तीनों अमाउंट हमेशा इसके बराबर होना चाहिए। ये ओपनिंग प्लस इनपुट के बराबर होना चाहिए। इनपुट और ओपनिंग के बराबर ये तीनों का मैच होना चाहिए। ये तीनों का जो मैच है वो हमेशा इनपुट और इसके बराबर होना चाहिए। ये तीनों का मैच इसके साथ मैच हो जाना चाहिए। अब आए, आपने क्या बोला जी कि आपने क्लोजिंग पे कितना काम कंप्लीट किया है? तो आपने यहाँ पे 60% काम कंप्लीट किया और यहाँ पे आपने 30% काम कंप्लीट किया है। इसका मतलब आपने यहाँ पे 540 यूनिट बनाए और 270। अब एग्जाम का क्वेश्चन आता है आपसे जी, बताएं कि आपने कितने का मटेरियल, कितना इक्विवेलेंट यूनिट बनाया और कन्वर्जन कितना बनाया। तो देखिए 180 ओपनिंग पे लगाया, 51 ट्रांसफर पे एंड 540 क्लोजिंग पे। सेम आप खींच दीजिए तो आपको पता चल जाएगा कन्वर्जन का। तो ये आता है एग्जाम में आपसे निकालने के लिए, गिव मी द इक्विवेलेंट यूनिट ऑफ प्रोडक्शन फॉर मटेरियल एंड कन्वर्जन। तो ये आप निकाल लीजिएगा इस तरह से। एक बार फिर मैं क्वेश्चन को आपके साथ रीड करके करता हूं। तो देखिए क्वेश्चन ने बोला जी ओपनिंग में आपका 40% और 20% कंप्लीट है। तो आपने लिख दिया जी 40% 20% कंप्लीट है। यानी आगे जो अब हमको इसके ऊपर एफर्ट या अमाउंट लगाने हैं वो 60% पे लगाने हैं और 80% पे लगाने हैं। तो 300 यूनिट था, 300 यूनिट के ऊपर आपने 60% और 80% लगा दिए, यानी कि 10240 आपका आ गया जी ओपनिंग पे। फिर मैंने कहा कि आप क्लोजिंग लीजिएगा और उसको दो हिस्से पे आप मैनुअल एक्सरसाइज कर लीजिएगा, क्योंकि ये इनिशियली थोड़ा सा टफ लगेगा या थोड़ा सा खराब लगेगा, बट इट विल हेल्प यू। तो आपने एक मैनुअल एक्सरसाइज किया जी, आपने इस 5400 को स्प्लिट कर दिया। आपने बोला जी 300 और 5100, यानी 300 ओपनिंग वाला, 5100 करंट इंट्रोड्यूस एंड कंप्लीटेड। तो आपने लिखना होता है करंट ईयर इंट्रोड्यूस एंड कंप्लीटेड कितना हुआ 5100। उसके ऊपर आपने कितने एफर्ट लगाए होंगे? पूरे के पूरे 100%, यानी कि पूरा 5100 कंप्लीट हो गया। अब फिर आपने क्लोजिंग स्टॉक यूनिट नीचे कॉपी करनी है, मटेरियल पे जितने परसेंट आपने लगाए हैं वो लिखने हैं, कन्वर्जन पे जितने परसेंट आपने लगाए हैं वो लिखने हैं। तो मटेरियल पे सी आपने 60% लगाए हैं, इसका मतलब आपको 540 आ जाएगा। कन्वर्जन के ऊपर आपने 30% लगाए, इसका मतलब 270 आ जाएगा। तो ये सारे जब कैलकुलेशंस करेंगे तो आपकी इक्विवेलेंट यूनिट ऑफ मटेरियल आ जाएगी जी 5820 और इक्विवेलेंट यूनिट ऑफ कन्वर्जन आ जाएगी जी 240, 5100 और 270, यानी 5610। तो इस तरह से हम यहाँ से इक्विवेलेंट यूनिट ऑफ प्रोडक्शन निकालना सीख रहे हैं अंडर फीफो मेथड। एग्जाम में फीफो मेथड्स आते हैं फर्स्ट में। सर यहाँ पे मेरा एक क्वेश्चन है। जी जी बोलिए ना। जैसे क्वेश्चन में इन्होंने मार्जिनल मटेरियल कॉस्ट और कन्वर्जन कॉस्ट दिया गया है, इसका कोई इफेक्ट नहीं है। इसका कॉस्ट पैसा के मामले में पैसा पे आएंगे ना, पैसा पे आएंगे। पहले यूनिट तो कैलकुलेट कर ले, क्योंकि इस चैप्टर का सबसे बड़ा चैलेंज है यूनिट कैलकुलेट करना। आ जाइए, पैसा तो इजी है।
ठीक है, तो ये पहले हम एक बार देखते हैं कि हमने आंसर्स हमारे मैच हो गए कि नहीं। 5810 जी, 5810 5610। ठीक है, आगे में जो है हम डायरेक्ट कॉस्ट को कॉपी कर लेंगे जी, कितना करंट ईयर में मेरा लगा है। तो देखिए सो इससे मेरा आ जाएगा जी कॉस्ट इक्विवेलेंट पर यूनिट। तो कॉस्ट पे कोई ज्यादा माथाफोड़ी नहीं है आपकी, जो माथाफोड़ी है वो है आपके इक्विवेलेंट यूनिट ऑफ प्रोडक्शन पे। ठीक है, कॉस्ट एकदम इजी है। चले मैं एक छोटा सा अपना सीएमए का सवाल उठाता हूं। EQUI इक्विवेलेंट का स्पेलिंग भाई जी। तो इन्होंने बोला है जी एवरेज, ये वेटेड एवरेज प्रोसेस कॉस्टिंग यूज करते हैं, ये भी वेटेड एवरेज कॉस्टिंग यूज करते हैं। ये बोला जी हम फीफो यूज करते हैं। क्या बोला इन्होंने जी, हम फीफो यूज करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 60। सवाल एक बार पढ़ा जा सकता है क्या आपसे? During the December, Caronse Chemical Company had the following selected data for the concerning department completed and transferred to the next department. Ending inventory दिया हुआ है, beginning inventory दिया हुआ है, बोला 60% completed to the conversion, 60% completed to the conversion. All material is added in the beginning of the products and conversion costs are added uniformly during the year. Beginning WIP inventory है उसका 120 रुपए का दाम है और conversion का 180 रुपए का है। मटेरियल जो ऐड हुआ है ड्यूरिंग द ईयर 540 का, कन्वर्जन जो ऐड हुआ है जी 1484 का हुआ है। वो बोला है हम फीफो यूज करते हैं, हमको बताना है जी कि हमारा जो है इक्विवेलेंट यूनिट बताना है जी किसका, कन्वर्जन कॉस्ट का। तो सबसे पहले सवाल को ऐसे लिख लें, सवाल में आपने क्या लिखना है जी, आपने लिखना है मटेरियल और कन्वर्जन। ठीक है, ओपनिंग में आपके पास, ओपनिंग का आपके पास कितना दिया हुआ था, ओपनिंग में हमारे पास कितनी यूनिट है बताएं ना थोड़ा। 20 सर। तो 20 कितना कंप्लीटेड है, 60%। 60%। 60% किसका, ओपनिंग का। कन्वर्जन का ना, कन्वर्जन का। तो इसका 100% कंप्लीटेड। पूछो क्यों, क्योंकि बोल रहा है कि जैसे ही लगाते हैं वैसे ही आप कंज्यूम कर लेते हैं 100% उसी टाइम एट द बिगिनिंग बोलता है। यानी अब जो नया वाला परसेंटेज जो लगेगा, न्यू परसेंटेज, न्यू पे बताइए यहाँ पे कितना परसेंटेज लगेगा फर्दर, 40 को परसेंटेज के फॉर्म में लिखता हूँ, अच्छा रहेगा। इसका मतलब ईयूपी के फॉर्म में अगर हम बात करें तो ईयूपी ऑफ प्रोडक्शन। ठीक है जी, आ जाइए
यहाँ पे मैंने आपको बोला था एक छोटी सी वर्किंग जरूर कीजिएगा, क्योंकि अभी आप एक्सपर्ट नहीं है, तो आप वर्किंग कंप्लीट करके करें, कोई जरूरत नहीं है आपको हड़बड़ी होने का। तो ओपनिंग में कितनी यूनिट्स है जी? 20। इंट्रोडक्शन कितने का है? 90। तो आइडियली आपके पास होना कितना चाहिए? 110। साथ में आपसे बोल रहा है ट्रांसफर। ट्रांसफर कितना हुआ है जी? ये हो गया जी। कहाँ है? नहीं है, उठ के लो वहाँ पीछे। तो क्लोजिंग कितना है जी? 10। FIFO पे हमने आपके साथ एक छोटा सा काम करने बोला है। हमने बोला है इनिशियली आप क्या बोलिएगा, ये जो ट्रांसफर्ड है इसको इंस्ट्रक्शन दीजिएगा, बोलिएगा देख भाई पहले तो तू 20 निकल जा, बाकी जो बचेगा वो नए प्रोडक्शन से आएगा, बाकी जो बचेगा वो कहाँ से आएगा जी? नए वाले प्रोडक्शन से। इसका मतलब हम आपको बोलेंगे यूनिट इंट्रोड्यूस एंड कंप्लीटेड। कितना? 80। इसके ऊपर आप कितना कितना परसेंट लगाएंगे जी? 100%। तो ये इसको यहाँ लिखना है जी। हो गया? यानी कि अगर मैं आपसे बोलूं जी कि ये जो है ये अभी मैंने आपको क्या बोला था, आप ऐसे कैलकुलेट कीजिएगा कि यहाँ, अच्छा फिर क्लोजिंग लिख लीजिएगा। क्लोजिंग आपका कितना है जी? 10 है। तो 10 और 10 कितना परसेंटेज काम कंप्लीट किया क्लोजिंग पे? मटेरियल 100 है और कन्वर्जन 40%। मटेरियल 100 है और 40% है। इसका मतलब अच्छा एक छोटा सा हमने आपको एक वर्किंग भी बोला था, ये प्लस ये मिला के कितना होना चाहिए? इसके बराबर होनी चाहिए। वो भी आपने चेक कर लिया जी। अब आपका जो सवाल था, सवाल का आंसर आप 1 सेकंड में दे दीजिएगा। आगे अगर मटेरियल का पूछा होता तो आप 100 दे देते हैं। 100 आएगा क्या? पता नहीं, 80 आएगा, 90 आएगा ना? 90। हाँ मटेरियल का पूछा होता तो आप हमसे बिना पूछे भी आप दे सकते थे। मटेरियल पे आप कितना लिखते हैं? 100। तो ये होता है जी एग्जाम के सवाल। अगर आपकी लॉजिक क्लियर नहीं है तो आप सवाल नहीं कर पाइएगा और उल्टा पुल्टा आंसर देके चले आइएगा। यहां तक में कोई डाउट है? ना सर वर्किंग एक दफा एक्सप्लेन कर दीजिएगा, ये कहाँ से ये नहीं लेना। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बहुत सही सवाल है, लेकिन 1 मिनट लगेगा आपको एक्सप्लेन करने में। जी आपने स्टार्ट कहाँ से करना है? ओपनिंग से? ये ओपनिंग का 20 कैसे आया आपको पता चला या इसमें कोई डाउट है? ये पता चल गया, ये दिया हुआ था, ठीक है। इस पे क्वेश्चन बोला जी 60% कंप्लीट हैं हम, यानी 60 तो हम पिछले साल कंप्लीट हो चुके थे, यानी करंट ईयर पे हम कितना कंप्लीट होने वाले हैं? 40। क्लियर अनीस भाई? जी हो गया क्लियर। चलें आगे। मैंने बोला कि जब आप ये कैलकुलेशन यूनिट इंट्रोड्यूस एंड कंप्लीटेड निकालिएगा, उससे पहले एक ये एक्सेल बना लीजिएगा या एक वर्किंग बना लीजिएगा। ओपनिंग, इंट्रोड्यूस, टोटल, ट्रांसफर और क्लोजिंग स्टॉक, इसको हम बोलते हैं जी प्रोडक्ट लाइफ साइकिल। प्रोडक्ट साइकिल, प्रोडक्शन साइकिल या प्रोडक्ट लाइफ साइकिल जो बोलिए, प्रोडक्शन बाय CLE।
अगर ये बना लीजिएगा तो फिर दोबारा किसी से पूछना नहीं पड़ेगा कौन सा यूनिट बिका है। आप यहाँ पे जाइएगा जी कि 100 के सामने ऐसे क्लिक कीजिएगा, अब बोलिएगा 100, तुम पहले 20 ओपनिंग वाले गए हो, बाकी जो 80 गए हो वो नए वाले गए हो। ठीक हो गया। तो हमने बोला जी 20 ओपनिंग वाले तुम गए हो, 80 नए वाले गए हो। तो नए के लिए जो लैंग्वेज यूज किया जाता है वो किया जाता है यूनिट इंट्रोड्यूस एंड कंप्लीटेड। ठीक हो गया। तो अपने 100% जब तक वो कंप्लीट नहीं होता वो ट्रांसफर नहीं होता। टेक्निकली के ऊपर सब चीज लग गया तभी वो ट्रांसफर हुआ है। ठीक हो गया। क्लोजिंग आपने यूनिट कॉपी कर ली और इंफॉर्मेशन कॉपी कर लिया, सही हो गया। तो यानी ये 4 और ये 8, ये तीनों को ऐड करिएगा तो 92 आता है। क्या क्लोजिंग किधर से दिया? क्वेश्चन में दिया हुआ था भाई साहब यहाँ पे। एंडिंग इन्वेंटरी किधर से? अरे कुछ हो गया क्या? हाँ ये क्लोजिंग दिया था ना भाई। तो हमने यहाँ पे 40% ही कंप्लीट किया ना। हाँ तो 40% कंप्लीट का मतलब 4 यूनिट ही होगा ना। हाँ तो 10 का इक्विवेलेंट यूनिट लेना है ना, क्योंकि आपको ईयूपी सिखा रहा हूं ना। एग्जाम में आपसे ईयूपी पूछता है ना। हाँ अगर ये सवाल आपके थोड़े क्लियर हैं देन आई वुड सजेस्ट कि मैं दूसरा भी पढ़ाई दे रहा हूं। दो 3 मिनट का खेल है। अगर ये वाला क्लियर है तो बोलिए। ये तो क्लियर हो गया सर। चले 1-2 मिनट का बस सांस रोकें और काम खत्म। वेटेड एवरेज मेथड जो है ना वो एकदम क्लास 5 वाला है, उससे ऊपर कुछ नहीं है। इसको मैंने बहुत सुकून से यहाँ पे लिख दिया। वेटेड एवरेज में कुछ नहीं करना है, एक लाइन मैंने लिख दिया। यूनिट कंप्लीटेड एंड ट्रांसफर प्लस यूनिट रिमेनिंग इन द प्रोडक्शन, दैट्स ऑल। यानी कि अगर हम यही सवाल को अगर हम ले और वेटेड एवरेज कैलकुलेट करें आपके साथ, यार क्या हो गया? कॉपी। यहाँ पे जो सवाल की अंडरस्टैंडिंग है वो ये है कि नाउ वी आर गोइंग टू यूज द वेटेड एवरेज। वेटेड एवरेज, वेटेड एवरेज में सिंपल सा बात है। यहाँ पे ओपनिंग के इंफॉर्मेशन को आपको इग्नोर करना है। आपको काम क्या करना है? आपको लिखना है जी यूनिट कंप्लीटेड एंड ट्रांसफर्ड, या सिंपली सिर्फ लिखिए यूनिट ट्रांसफर्ड। तो मटेरियल एंड लेबर दोनों के कंटेक्स्ट में बात हो रहा है। तो इसमें मटेरियल ट्रांसफर कितना हो गया था जी? 5400 5400। इसके ऊपर आपने 100% काम किया होगा तभी जाके ट्रांसफर हुआ होगा, वरना नहीं हो सकता था। और क्लोजिंग स्टॉक का इंफॉर्मेशन कॉपी कर लें। क्लोजिंग में आपके पास कितनी इन्वेंट्री बची है जी? 900। इसका कितना परसेंट कंप्लीट है जी? 60-30। हाँ जी आ गया आंसर। आ गया आंसर। सर ओपनिंग का कहाँ जाएगा? ओपनिंग पे जो वही तो इग्नोर करना ना भाई। हो गया, हो गया। वेटेड एवरेज है ना, तो बोलता है कि हम एज्यूम कर रहे हैं कि पहले वाले पे सारा काम हो गया। हो गया खत्म। हाँ बट यहाँ पे जब कॉस्ट लेंगे ना
जब पैसे की बात आएगी तो यहाँ पे पैसा दोनों को इंक्लूड करना पड़ेगा। व्हेन इट कम्स टू द पैसा, पैसे पे दोनों इंक्लूड होगा। इसका मतलब व्हेन आई से कॉस्टिंग, कॉस्ट मतलब दिस प्लस दिस, दोनों। कॉस्ट में दोनों लेना पड़ेगा। अगर हम दोनों लेंगे तो अगर हमने इग्नोर किया ओपनिंग, तो नहीं, ओपनिंग इग्नोर किया, लेकिन उसके लगने वाले सारे कॉस्ट को हम मान रहे हैं कि ये करंट ईयर का कॉस्ट है, इसीलिए ओपनिंग का सारा इंफॉर्मेशन इग्नोर किया क्वांटिटी के कंटेक्स्ट में। ठीक है, अब आइए एक छोटा सा अपना एग्जाम के जो सवाल है वो मैं दिखाता हूं आपको। ये कौन सी है? ये फीफो है जी, ये तो आपने करनी है, हम तो नहीं कर रहे। ये जबरदस्त सा सवाल है, इसका 58 का सवाल है जी। प्रणब भाई, पहले ही दिन से लग जाने का है भाई, कुछ पेंडिंग नहीं रखने का है। हाँ भाई, हाँ भाई, हाँ, पहले ही दिन से कुछ पेंडिंग नहीं। या कुछ सवाल नहीं समझ में आए पूछ लें, एक्सेल में बना के उसका अपना वर्किंग रखें, हमसे पूछ लें, आई विल एक्सप्लेन, नो प्रॉब्लम। तो इन्होंने बोला जी ऑल मटेरियल, बोला सैंजोस यूजेस द वेटेड एवरेज प्रोसेस कॉस्टिंग को यूज करूंगा, अभी करूंगा। ये सब मैथ करने का था, एक नंबर को 3-4 बार लिखकर ये जंपिंग वाला नहीं, इसे मैथ करना है अलग अलग शेप के लिए। ओके ओके। सैंजोस वेटेड एवरेज का कॉस्टिंग यूज करता है। बोला ऑल मटेरियल आई इंट्रोड्यूस एट द बिगिनिंग ऑफ द कन्वर्जेंस रिकॉर्ड इवेंचुअली, इसका मतलब ये होता है कि मटेरियल हमेशा 100% लग जाएगा। बोला है स्टार्टेड 70,000, बोला द कंपनी स्टार्टेड 70,000 एडिशनल यूनिट ड्यूरिंग द एंड हैड द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। उसके बाद बोला नो स्पॉइलेज नथिंग लाइक दैट। हमसे पूछ रहा है जी बता दो कितने का क्या बना। तो देखिए सबसे पहले बोल रहा है जी क्वेश्चन पे एक, ये कदम फुल रहेगी, ठीक है? हाँ, तो बोल रहा है कि दी कंपनी हैज स्टार्टेड 70,000 एडिशनल यूनिट। ठीक है, यानी कि अगर हम आपसे बोलते जी प्रोडक्ट साइकिल एक बार बना के दिखाइए, तो आप क्या लिखते हो? ओपनिंग 30,000, स्टार्टेड है ना कितना? 70,000। उसके बाद क्लोजिंग दिया हुआ है कितना? 24,000। इसका मतलब कितना यूनिट उसने ट्रांसफर कर दिया होगा? 76। क्लियर हो गया? इसका मतलब इसका जब सवाल स्टार्ट होगा वो कैसे स्टार्ट होगा? मटेरियल एंड कन्वर्जन। ठीक है, यहां पे लिखा गया कि यूनिट ट्रांसफर्ड, तो यूनिट ट्रांसफर कितना? 7600। अरे भाई कोई सो गया क्या? 7600 यूनिट। इसका बाद परसेंटेज कंप्लीशन, हमारा 100% होएगा। इसका मतलब ये जी EUP। आगे सिर्फ आपको एक इंफॉर्मेशन चाहिए, किस चीज का जी? क्लोजिंग स्टॉक इन्वेंट्री का, या क्लोजिंग, जो दिल हो लिखने, EORY, क्लोजिंग इन्वेंट्री। कितना कितना है जी? 2400 का ही है दिया हुआ। अब इसके बारे में क्या बोला जी? 25% कंप्लीट है। अच्छा, मटेरियल के बारे में क्या बोलता है? जैसे ही इंट्रोड्यूस होता है उसी टाइम मटेरियल लगता है। इसका मतलब टेक्निकली मटेरियल उसी टाइम में यूज हो जाता है। बाकी जो कन्वर्जन है वो यूज होता है टाइम टू टाइम। तो ये 25% यहाँ लग गया। इसका मतलब जब हम इसको लिखेंगे
इनटू दिस, तो ये 24,000 हो जाएगा। अब जब हमसे एग्जाम में क्या पूछ रहा है जी, ईयूपी बताएं, मटेरियल और कन्वर्जन, मटेरियल या कन्वर्जन, ये हमसे पूछ रहा है। तो हम इसमें क्या करेंगे, मेरा मटेरियल जो है वो 7600 प्लस 2400 का है और कन्वर्जन जो है मेरा 82 का, तो ये इस पे आंसर जो आएगा मेरा आएगा डी आंसर। तो इस तरह से आपको एग्जाम में आंसर करने हैं। सर इसमें जो ओपनिंग है उसको हमने कंसीडर नहीं करना। इग्नोर, आपको यहाँ पे लिखा हुआ है एकदम क्लियर। जब आप एक बार ये नोट्स को थोड़ा 5 मिनट लगा के अगर स्टडी कर लेंगे तो यहाँ पे क्लियरली लिखा हुआ है इक्विवेलेंट यूनिट कैसे, यूनिट कंप्लीटेड ट्रांसफर प्लस इक्विवेलेंट यूनिट रिमेनिंग इन द स्टॉक, हो गया, बात खत्म। उसमें कोई तीसरा साइंस नहीं जाएगा। ठीक है भाई, एक छोटा सा आप लोग से गुजारिश है, मैं 8-10 सवाल भेज रहा हूँ, आपने करना है तो ठीक, नहीं करना तो उससे भी ठीक, लेकिन जो नहीं करेंगे मैं नेक्स्ट क्लास में नहीं उनको एंट्री दूंगा। ये सबसे इम्पोर्टेंट बात है। ये इम्पोर्टेंट बात नहीं है, धमकी। अब जो मान ले भाई, अब तो धमकी लगती है, धमकी माने। अब इसको हम, आप ये भी बोल सकते हैं कि ये